तो भाइयों आपका स्वागत है और इस एपिसोड में काफी मजा आने वाला है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हानली कुछ लोगों के साथ आया होता है एक एंसेंट केव में, जहां पर आने के बाद पता चलता है कि उस ग्रुप के सभी लोग प्लान बना के आए होते हैं कि वो हानली और मार्कस नालांग को यहाँ पर मार देंगे, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल काफी टेंस हो जाता है। तब मार्कस नालांग हानली को कहता है कि मेरे साइड आ जाओ, हम दोनों साथ में लड़ते हैं, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। तो जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर उसे पहले देख लेना, नहीं तो आगे की स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो अब आगे जैसे मार्कस नालांग यह बोलता है, वो अपने हाथ को अपने सीने पे ला जाता है और उसके हाथ से एक वाइट लाइट निकलती है जो कि उसके आर्मर के डेंट और उसके सभी इंजरीज को एकदम बिल्कुल ठीक कर देती है, जैसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं था, वो थोड़ा भी इंजर्ड नहीं था। यह देखकर वांग चेंगू और बाकी सब कल्टिवेटर्स काफी ज्यादा सरप्राइज और डर जाते हैं, पर वो व्हाइट क्लोथेड ओल्ड मैन बोलता है कामली की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यह बस एक सीक्रेट टेक्निक है जिसकी वजह से वो अपने चोट को टेम्परेरी दबा ले रहा है, लेकिन पर उसके अंदर अब भी डैमेज बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर वो हानली के साथ मिल जाता है तो वे दोनों मिलकर हमारे लिए काफी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। कोई इस हानली को थोड़ी देर तक के लिए रोको, पहले मार्कस नालांग को खत्म कर देते हैं। या कर वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वांग टिंगू ने थोड़ा सोचा और हानली की तरफ देखते हुए कहता है कि बात तो सही है। फिर उसने स्ट्रेन फेस कल्टिवेटर की तरफ देखा और बोला कि ब्रदर लांग, हानली को थोड़ी देर के लिए बिजी रखो, मारने की जरूरत नहीं है, बस उसे इंगेज रखो जब तक हम मार्कस नालांग को निपटा देते हैं, उसके बाद उसकी बारी आएगी। यह कहकर वांग टिंगू की आंखें ठंडी हो जाती है और उसके अंदर से एक ब्लैक मिस्ट निकलती है और वो भी फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और वहीं तभी वो ओल्ड वुमन और 10 फेस कल्टिवेटर भी मैजिक टूल निकाल कर रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। फिर वो 10 फेस कल्टिवेटर हानली की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है कि नो प्रॉब्लम, मैं इस फिलोदोस्टॉन को संभाल लूंगा। वह सोचता है कि एक नया नेशन सोल का कल्टिवेटर क्या ही कर लेगा, उसे रोकना कौन सी बड़ी बात है, इसे मैं तो बाएं हाथ से संभाल लूंगा। हानली चुपचाप उसे देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वे ओल्ड वुमन स्टेयरकेस से हट चुकी है जो कि फर्स्ट फ्लोर पर जाती है, रास्ता एकदम साफ होता है हानली के सामने। उसका दिल यह देखकर जोर से धड़कने लगता है। उसने अपने स्लीव के अंदर छुपे एंसेंट ट्रीजर को जोर से पकड़ लेता है। तभी मार्कस नालांग ने अपने स्लीव से एक गोल्डन मिस्ट निकाली और एक ही स्वीप में वो बेड के पास पहुंच जाता है और तीनों जेड बॉक्स को अपने हाथों में ले लेता है और फिर बिना सोचे हानली की तरफ एक जेड बॉक्स को फेंक देता है और कहता है कि पकड़ लो। सब यह देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। हानली ने इजिली उस बॉक्स को पकड़ लिया, थोड़ा कंफ्यूज था पर काम भी था एकदम। फिर मार्कस नालांग बोलता है फिलोदोइस, तुम इन लोगों के साथ नहीं मिले हो, इसलिए ये जेड बॉक्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अगर इसके अंदर डेविल फ्लेम वैली का सीक्रेट हुआ तो और तुम यहाँ से बच के निकल गए तो समझ लेना कि वो तुम्हारा किस्मत होगा। यह देखकर सभी का चेहरा एकदम बदल चुका था, सभी एकदम क्लियरली शॉक हो चुके थे। हानली जेड बॉक्स को देखता अपने ऑटो को थोड़ा लीक करता है और अंदर से वो खुश होता है, लेकिन हानली अपने अंदर की हैप्पीनेस को बहुत ही मुश्किल से दबा पाता है। जो आइटम सबको चाहिए था वो उसके हाथों में इस समय था। वे अंदर से हंस रहा होता है लेकिन अपनी कामनेस को बनाए रखता है। और यहाँ पर मार्कस नालांग को इसका दोस्त नहीं था या दया नहीं दिखा रहा था, ये बस उसका एक स्मार्ट मूव था कि वो टेंशन डाइवर्ट करना चाहता था ताकि वो यहाँ से खुद भाग सके। लेकिन हानली कॉर्डली बॉक्स को अपने स्टोरेज पाउच में रख लेता है। यह देखकर वांग टिंगू का एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो जाता है। वो वांगचन की तरफ देखता है और कहता है कि चनार, फिलोदोस लांग और रुयान एक साथ मिलकर हानली को रोको, उसे भागने मत देना। बाकी सब मार्कस नालांग से निपटते हैं, उसके बाद उसे देखते हैं। यह सुनकर वांगचन की आंखों में चमक आ जाती है। वह कहता है हंसते हुए कि चिंता मत करो सेकंड एंगल, मैं तो इसी चीज का वेट कर रहा था। उसने रुयान को बुलाया और दोनों हानली की तरफ बढ़ चुके। यान रुयान के चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होता है पर वो चुपचाप उनके साथ चल पड़ती है। हानली उन लोगों की तरफ देखता है बिल्कुल इमोशनलेस चेहरे के साथ। यह देखकर हानली को बहुत आयरोनिक लगता है। वो सभी लोग वेपन रेडी रख चुके होते हैं पर कोई भी बैटल शुरू नहीं करना चाहता क्योंकि सबको डर लग रहा था, क्योंकि मार्कस नालांग अपनी पूरी पावर के साथ अगर अटैक कर देता है तो वे दो लोगों के साथ लेकर पक्का डूबेगा। वे सभी क्लियरली मार्कस नालांग से डर रहे होते, इसलिए कोई भी पहले अटैक नहीं करना चाहता। टाइम के साथ मार्कस नालांग की चोट बढ़ती जा रही थी, इसलिए एडवांटेज क्लियरली उनके पास था। मार्कस नालांग बिल्कुल काम खड़ा था, जैसे उसने कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसके चेहरा लाल होता जा रहा था, ऑलमोस्ट खून जैसा लाल। यह देखकर सभी लोग काफी अलर्ट होते हैं कि कहीं मार्कस नालांग कोई सीक्रेट टेक्निक तो नहीं यूज करने वाला। सभी दूर बस खड़े होते हैं और ठंडी नजर से उसे देख रहे होते हैं। उधर स्टेन फेस कल्टिवेटर हानली पे अटैक नहीं कर रहा था, बल्कि वो भी ऐसे ही खड़ा होकर हानली को बस बिजी रखना चाहता था। वांगचन जरूर हानली को मारना चाहता था पर उसके पास इतनी पावर ही नहीं थी कि वो मार सके। पूरा हॉल एकदम साइलेंट होता है पर हॉल में किलिंग इंटेंट बहुत ज्यादा घूम रहा होता है। कुछ देर बाद हानली सीज करते हुए अपनी सांस छोड़ता है। सब यह देखते हैं लेकिन कोई भी उस पर रिएक्ट नहीं करता है, सब इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सिर्फ स्टेन फेस कल्टिवेटर ही हानली की तरफ देखता है और वांगचन भी हंस रहा होता है। सबको लग रहा था कि हानली तो बस तभी मूव करेगा जब मार्कस नालांग मूव करेगा, तभी वो चाहेगा कि इसका फायदा उठाकर यहाँ से भाग सके। पर हानली ने बिना वार्निंग के ही अपना हाथ उठाया और एक पीच ब्लैक आइटम दिखाया। मार्कस नालांग उसे सही से देख भी नहीं पाता, उसने बस रिएक्ट किया, तभी वो आइटम हवा में उछलकर तुरंत बदल गया 25 मीटर लॉन्ग बड़े ब्लैक माउंटेन में। दोनों ग्रुप के बीच एक वॉल जैसा। स्टेन फेस कल्टिवेटर यह देखकर काफी शॉक हो जाता है और वो तुरंत रिएक्ट करता हुआ अपने एक जेट टीजर को निकालता है और उस टीजर के अंदर से एक पीच ब्लैक बीम निकलती है जो कि सीधा उस जाकर माउंटेन से टकरा जाती है। वांगचन ने भी रिएक्शन दिया, उसके हाथ से एक क्रिसमस की मिस्ट निकली और हवा में ब्लड का स्मेल भर गया। यान रुयान ने भी एक क्रिसमस मिस्ट बनाई पर उसमें से खून की स्मेल नहीं आ रही थी, एक अजीब सी फ्रेग्रेंस की महक आ रही थी जिसकी वजह से अगर नॉर्मल कल्टिवेटर हो तो वो तुरंत बेहोश हो जाए। यह देखकर स्टेन फेस कल्टिवेटर थोड़ा कॉन्फिडेंट में आ जाता है। वे उन दोनों को ऑर्डर देता है अटैक करने के लिए और साथ ही उसने अपनी पाउच से एक छोटी सी ब्लू गार्ड निकाली, रेडी हो गया अटैक करने के लिए। पर तभी एक थंडर की आवाज बहुत तेजी से आती है। वह यह सुनते ही तुरंत शॉक हो जाता है और अपने आसपास एक वाइल्ड लाइट का बैरियर बना
लेता है। उसी वक्त एक फ्लैश ऑफ सिल्वर लाइट उसके साइड से निकलती है। वे और कोई नहीं बल्कि हानली होता है। उसने अपने सिल्वर विंग को निकाला। यह देखकर स्टेन फेस कल्टीवेटर काफी शॉक हो जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता। उसने बिना टाइम वेस्ट किए ब्लू लाइटनिंग शूट कर दी हानली की तरफ, लेकिन हानली उसे डॉग नहीं करता। उसने सीधा अपने मुंह से एक ब्लू आइस फ्लेम को निकाला और सीधे उस कल्टीवेटर की तरफ शूट कर दिया। और जैसे ही वो ब्लू फ्लेम निकलती है, सबको लगता है कि ये कोई खास चीज नहीं है, लेकिन रियलिटी अलग थी। वो छोटी सी फ्लेम सीधे लाइट बैरियर को छेद करते हुए निकल जाती है, जैसे कि वो एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि आराम से वो निकल जाती है। यह देखकर स्टेन फेस कल्टीवेटर एकदम शॉक में रह जाता है। उसके चेहरे पर इस समय सिर्फ डर छुपा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो उसे डोच नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे एक ही सेकंड का टाइम नहीं मिलता। एक क्रैकल की आवाज आती है और फ्लेम सीधा उसके गले पे जा लगती है और उसका पूरा शरीर एकदम ब्लू आइस में जम जाता है। एक ही सेकंड पहले वो जिंदा होता है, लेकिन एक सेकंड बाद वो एक चमकती हुई आइस स्टैचू बनकर रह गया था। हानली ने यह स्पॉट सोच समझ के चूज किया था, क्योंकि डायरेक्ट नेट पर अगर वार करता है और वो फ्रीज हो जाता है तो वो अपने टेक्निक को यूज नहीं कर पाएगा। ये उसका एक परफेक्ट कैलकुलेशन था किल करने के लिए। इसी मोमेंट वो ब्लू लाइटनिंग से जो गार्ड निकली थी वो हानली की तरफ हिट करने आई, लेकिन स्ट्राइक होने से पहले ही हानली की बॉडी से एक गोल्डन लाइटनिंग नेट निकलता है, जो कि एक ही ब्लिंक में उस लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर लेता है। हानली बिना टाइम वेस्ट किए उस कल्टीवेटर के टीजर को स्नैच कर लेता है और उसके पास एक और टीजर आ जाता है। हानली यहाँ कुछ ही सेकंड के अंदर ही अपने विंग का यूज करता है, इस फ्लेम का यूज करता है और एक टीजर को भी कैप्चर कर लेता है। यह सब इतने जल्दी होता है कि किसी को विश्वास ही नहीं होता। वांगचन तो लिटरली फ्रीज हो चुका था, इसलिए नहीं कि वो कल्टीवेटर आइस में बदल चुका है, इसलिए क्योंकि वो सोच रहा था कि वो हेल्प करेगा उस स्टेन फेस कल्टीवेटर का, पर उसने देखा कि वो बंदा तो एक ही सेकंड में निपट गया। हानली ठंडी नजर से उसकी तरफ देखता है और बस इतना काफी था। वांगचन चिल्लाकर बोलता है कि सब लोग एक साथ अटैक करो, ब्लड स्पिरिट आर्ट यूज करो, और तुरंत वो यान रुयान का हाथ पकड़ता है और चैंट करना चालू कर देता है मंत्रा को। क्रिसमस मिस्ट हवा में फैल जाती है। यान रुयान के चेहरे पर थोड़ा सा डिस्गस्ट आता है, पर वो बिना कुछ कहे फॉलो करती है। दोनों को ब्लड मिस्ट फैल जाता है और वो वायलेट कलर्ड फॉग बना लेता है, जिसमें से घोस्टली हवा निकल रही होती है, जैसे कोई भूत अंदर से ला रहा होता है। हानली ये सब देखकर अपनी हंसी को रोक नहीं पाता। उसके चेहरे पे एक क्यूट से स्माइल आ जाती है। तभी मार्कस नालांग एक वॉइस ट्रांसमिशन हानली को भेजता है। वो कहता है कि बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि फिलोदाइस्टान के पास इतना हेवन डिफाइंग एबिलिटी है। अगर हम दोनों मिल जाए तो शायद हम इस फाइट को जीत सकते हैं। हानली फिर मार्कस नालांग की तरफ देखता है, जो कि काफी खुश होता है, और दूसरे सभी लोग यह देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि हानली ने एक ही सेकंड में नेशन सेल कल्टीवेटर को खत्म कर दिया। मार्कस नालांग तुरंत बोला कि अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मैं एक जेट बॉक्स और तुम्हें दे दूंगा। हानली के ओठ पे एक कोल्ड स्माइल आ जाती है। वह कहता है कि तुम्हारे साथ मिल जाओ, हंसने लगता है, और उसके आगे हानली कुछ भी नहीं बोलता, पर उसका मतलब क्लियर था कि वो ना आए। उसे पता था कि वो बैटल सिर्फ इसलिए जीत पाया क्योंकि उस बंदे को सेलेस्टियल आइस फ्लेम के बारे में पता नहीं था। अगर वो पहले से जानता होता तो वह फाइट लंबी और रिस्की हो सकती थी, और अभी भी सामने 3 अर्ली और एक मिड स्टेज नेशन सोल कल्टीवेटर बचा था। मार्कस नालांग खुद इंजर्ड था, मतलब अगर वो हानली के साथ मिल जाता है तो दोनों पक्का मारे जाएंगे, और वे जेट बॉक्स चाहे जितना ही प्रीशियस क्यों ना हो। तुम लोग हानली के बारे में जानते हो, हानली कभी भी अपने जान को जोखिम में नहीं डालता। हानली के लिए उसकी लाइफ सबसे ज्यादा कीमती थी, इसलिए वो प्लान बनाता है कि सबको पहले आपस में लड़वा देगा। जब सबका फोकस मार्कस नालांग पे होगा तब वहाँ से ये भाग जाएगा, और बस यही सोचकर हानली ने अपने विंग को फैलाया और एक थंडर की फ्लैश के साथ और वहाँ से डिस्पेयर हो गया। यह देखकर व्हाइट क्लोथ टोलमैन तुरंत चिल्लाया कि नॉट गुड, वो यहाँ से भाग रहा है, उसे कोई रोको, उसके पास जेट बॉक्स है। लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ता। वो ओल्ड वुमन टान फेस कल्टीवेटर दोनों इग्नोर कर देते हैं। वांग तिंगू की भी हिम्मत नहीं होती वो हानली के पीछे जाए, क्योंकि उसने हानली की पावर देख ही ली थी और उसकी पूरी पावर के बारे में उसे पता भी नहीं था अभी। इसे लगता है कि हानली को प्रोवोक करना यानी सुसाइड करना था। वांग तिंगू के दिमाग में 2 ऑप्शन चल रहे होते हैं। अगर हानली यहाँ से भाग जाता है तो मार्कस नालांग को वो इजिली मार सकते हैं, लेकिन अगर हानली के पास डेविल फ्लेम वैली का सीक्रेट निकल जाए तो ये मौका खो देना उसके लिए काफी बेवकूफी की बात होगी। अगर वो हानली के पीछे जाता है तो मार्कस नालांग यहाँ से बच सकता है। और वहीं पर व्हाइट क्लोथ ओल्ड भी कंफ्यूज था, उसे भी हानली की आइस फ्लेम से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। सभी एक दूसरे को देख रहे थे पर कोई मूव नहीं कर रहा होता है। और तब फ्लैश ऑफ लाइटनिंग के साथ हानली स्टेयर के पास अपेयर होता है। उसने देखा कि सभी लोग अपनी जगह पे खड़े होते हैं। वह थोड़ा स्माइल करता है और हानली का ब्लैक माउंटेन तुरंत ट्रिम्बल करने लगता है। वे वहां से डिस्पेयर होता है और सीधे उन लोगों के ऊपर अपेयर हो जाता है। सबका चेहरा बदल जाता है देखकर। इवन व्हाइट क्लोथ ओल्ड मैन भी डर कर वहां से हटने की ट्राई करता है, पर उस माउंटेन का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सबको को डोज करना ही पड़ता है। वो अपनी जगह से हट जाते हैं और यही मोमेंट मिल जाता है मार्कस नालांग को अटैक करने का। उसकी आंखों से चमक उठती है और वो एक ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइटिंग के स्ट्रीक बन के सीधा उस बुढ़िया की तरफ बढ़ जाता है। वह ओल्ड वुमन यह देखकर काफी डर जाती है और उसके अंदर से एक येलो लाइट निकलती है जो उसके बॉडी के आसपास एक येलो शील्ड बना लेती है। लेकिन मार्कस नालांग का गोल्डन लाइट इतना ज्यादा इंटेंस था कि वो दोनों कलर के साथ ब्लिंक कर रहा होता है। उस ओल्ड वुमन की तरफ बढ़ता ही रहता है और नहीं रुकता है। वहीं दूसरे लोग भी तुरंत रिएक्ट करते हैं। सबका एक साथ अटैक किया मार्कस को रोकने के लिए, लेकिन मार्कस ने अपने हाइडन ट्रेजर निकाला और उस सीक्रेट टेक्निक का यूज किया और उसकी गोल्डन लाइट और भी ज्यादा डेंस हो गई और वो बिल्कुल इसमें एकदम अनस्टॉपेबल लग रहा था। सब उसी चीज में बिजी हो जाते हैं और हानली की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं होता। हानली यह देखकर स्माइल करता अपने ब्लैक माउंटेन को ऑर्डर देता है। वे तुरंत श्रिंक होकर उसके हाथों में जाता है। उसकी नजर अब गई वायलेंट ब्लड मिस्ट पे। उसका एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया। उसकी आंखों में ब्लू ग्लो चमका। हानली उस मिस्ट के एक पर्टिकुलर हिस्से पे फोकस करता है जहाँ पर वांगचन होता है। हानली के हाथों से एक ब्लैक और रेड ऑरा निकलता है जो कि सीधा उस ब्लैक डेंस मिस्ट में जाकर ब्लास्ट हो जाता है। मिस्ट के अंदर से एक हॉरिफाइंग स्क्रीम बाहर आती है जो कि वांगचन की होती है, लेकिन हानली तब तक वहां से डिस्पेयर हो चुका था। चाहे वांगचन यहाँ पर बच गया था लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा
खतरनाक थी। हानली चाहता तो वांग चेंग को मार सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि अगर वो वांग चेंग को मारने चाहता तो वांग चेंग को पक्का आता हेल्प करने के लिए और फिर उसको फाइट करनी ही पड़ती। इसलिए हानली ने रिस्क नहीं लिया। वो जानता था कि वांग चेंग जैसा कल्टिवेटर उसके लिए कभी भी खतरा नहीं बनेगा। मारना है तो बाद में मैं उसे मार सकता हूँ, अभी के लिए एस्केप करना ज्यादा जरूरी है। हानली एक ब्लर में सीधे उस वॉल के एग्जिट के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वहां से निकलने वाला होता है उसके स्लीव में एक छोटी सी स्ट्रीक ऑफ लाइट घुस जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि हमारी फर्स्ट गर्ल होती है, जो कहती है मास्टर ये मैं हूँ। हानली उससे तुरंत कहता है कि अभी बात नहीं करते, अभी टाइम नहीं है, पहले यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। यहाँ पर एक्चुअली हानली ने पिछले एपिसोड में जब उसने वंडर सोल रिस्ट्रिक्शन को यूज किया था और वहां से एक ब्राइट लाइट निकली थी जिसकी वजह से सभी कल्टिवेटर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, तभी वे फर्स्ट गर्ल को रिलीज कर देता है ट्रीजर को लूटने के लिए। और यहाँ पर फर्स्ट गर्ल की एक्साइटमेंट को देखकर लग रहा था कि उसने काफी ट्रीजर लूट लिया है, लेकिन जैसे ही हानली उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है उसके पीछे से एक अर्थ शेकिंग धमाका होता है। धरती पूरी तरह से हिल जाती है और एकदम पूरी हुई केप कांपने लगती है। हानली तुरंत अपने सिर को घुमाकर पीछे की तरफ देखता है और वह देखता है कि जेड पियर पवेलियन पूरी तरह से एकदम फट चुका था। उसके बीच से एक ब्लेजिंग गोल्डन सन बाहर निकलता है जो कि 3 मीटर चौड़ाई का होता है। उस गोल्डन लाइट के अंदर एक आदमी दिखता है जो कि मार्कस नलांग होता है। लगता है कि उसने कोई सीक्रेट टेक्निक यूज की थी। हानली ये देखकर लिटरली एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जेड पवेलियन कोई आम बिल्डिंग नहीं थी। इसके वॉल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि हानली खुद भी अगर ट्राई करता तो वो नहीं तोड़ पाता, लेकिन मार्कस नलांग ने उसके फरकच्चे उड़ा दिए थे। हानली समझ जाता है कि किसी भी नेशन सोल कल्टिवेटर को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिर बिना वक्त गवाए हानली सीधा सेंटर में पहुंच जाता है हॉल के और आसपास देखने लगता है। सभी वॉल दोबारा से रिपेयर होने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं होता। उसने तुरंत अपनी उंगली से एक शॉर्ट लाइट छोड़ी जो कि 1 मीटर लंबी स्ट्रीक थी, जो सीधे जाकर उस वॉल से टकरा गई। एक बड़ा सा होल बन गया, लेकिन फ्लैश ऑफ लाइट में वो तुरंत ठीक हो गया। हानली कुछ और ट्राई करने जा रहा था, लेकिन तभी उसका एक्सप्रेशन एकदम बदल जाता है। उसके पीछे से 10 मीटर की दूरी पे मार्कस नलांग आकर खड़ा हो जाता है। उसका पूरा बॉडी गोल्डन लाइट से चमक रहा होता है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद होता है, जैसे कि उसकी सारी जान निकल गई हो। हानली की नजर मार्कस के पीछे गई। उसने देखा कि वह पूरा पवेलियन एक गोल्डन डेंस लाइट में कवर होता है। उस गोल्डन बैरियर के अंदर से ब्लैक और व्हाइट लाइट चमक रहे होते हैं और एक्सप्लोजन की आवाज आ रही होती है। हानली के चेहरे पर थोड़ा सा शॉक आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मार्कस नलांग ने कोई हैविंग डिफाइंड टेक्निक का यूज किया है, जिसकी वजह से उन लोगों को थोड़ी देर के लिए ट्रैप कर दिया है और यहाँ पर उन दोनों के पास अब थोड़ा टाइम होता है एस्केप करने के लिए। मार्कस नलांग ने हानली की तरफ देखा और कहा कि बाहर के रिस्ट्रिक्शन को खोलने के लिए मुझे फॉर्मेशन फ्लैग चाहिए और मेरे पास सिर्फ एक ही है और इस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक के लिए तुम उन लोगों को थोड़ा डिले करो। उसने अपने हाथ से एक छोटा सा फ्लैटरिंग येलो फ्लैग निकाला और लग जाता है उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए, और वो पीछे की तरफ देखता भी नहीं। उसे हानली के ऊपर पूरा भरोसा होता है जैसे कि वो अटैक नहीं करेगा, और हानली कुछ करता भी नहीं। बस वो फ्लिकर के साथ अपने स्टोरेज पाउच से वही जेड फॉर्मेशन प्लेट निकाला, वही टूल जिससे उसने पहले वनडे सोल रिस्ट्रिक्शन को तोड़ा था। उसने हवा में कुछ अजूबा टालिस्मान कैरेक्टर बनाया, उस प्लेट को ब्लॉक कर दिया। प्लेट चमकी और एक ब्राइट लाइट के साथ हानली ने दोनों हाथों से एक इनकांटेशन जेस्चर बनाया और सॉफ्टली बोला राइज, और इसी के साथ मार्कस नलांग के सामने छोड़कर चारों तरफ ब्लू क्रिस्टल वॉल खड़ी हो जाती है और जो उनको घेर लेती है और बुरी तरह से सील कर देती है। मार्कस नलांग यह देखकर काफी खुश हो जाता है। वो बोलता है कि तुम वंडर सोल फॉर्मेशन के कंट्रोल कर सकते हो। हानली शांत टोन में बोलता है कि बस थोड़ा सा, इसका पूरी पावर को मैं यूज नहीं कर सकता, सिर्फ इसके 10% पावर का यूज कर सकता हूँ, इसलिए जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। सुनकर मार्कस नलांग फिर जवाब नहीं देता और सीधा लग जाता है उसे तोड़ने में, और कुछ देर बाद एक रंबल की आवाज सुनाई देती है और वहां से वांग चेंग और उसका ग्रिप बाहर निकलता है, लेकिन तब तक हानली और मार्कस नलांग उस केव की वॉल को तोड़ के बाहर निकल चुके होते हैं। हानली यहाँ पर अपने थंडर विंग का यूज कर रहा होता है और वे लगभग 1 किलोमीटर दूर जा चुके होते हैं उस केव से। फिर मार्कस नलांग वहाँ पर रुकता है और पीछे की तरफ देखता है। वांग चेंग और उसका ग्रुप उस केव के बाहर खड़े होते हैं। फिर मार्कस नलांग गुस्से से कहता है कि इस बात को याद रखना, अगर तुम लोग कभी मेरे हाथ लग गए तो हमारी बॉडी और सोल दोनों को मिटा दूंगा इस दुनिया से। यह कहकर वो अपने गोल्डन लाइट को फिर से रिलीज करता है और वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। वहीं पर हानली भी आसमान के एक कोने पर था और फ्लिकरिंग लाइट के साथ वहाँ से डिस्पेयर हो जाता है। यह सब देखकर वांग चेंग काफी शॉक हो चुका था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है कि ये दोनों कौन सी मूवमेंट टेक्निक का यूज कर रहे हैं, इतना फास्ट ये कैसे हो सकते हैं। तब वो व्हाइट क्लोथ ओल्ड मैन कहता है कि उस फिलोदर्श हान का तो नहीं पता, लेकिन मार्कस नलांग ने मास्टर चानकुन की बनाई गई एक माइलसेल लाइन टेक्निक का यूज कर रहा है। इस टेक्निक में अपना ब्लड एसेंस को और वेटेलिटी को यूज करने पड़ता है, जिसकी वजह से इंस्टेंटली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो बिना कोई स्ट्रेस के छोड़े, और इसका तुम पीछा करना चाहो तो ये इम्पॉसिबल है। और हानली इतनी तेजी इसलिए है क्योंकि उसके पास वो स्ट्रिंग विंग है जो कि लाइटनिंग से कंट्रोल हो रहा है। शायद वो कोई लेजेंडरी लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक होगी। थोड़ी देर बाद वो ओल्ड वुमन बोलती है कि इन दोनों के मूवमेंट टेक्निक को देख कर लगता है कि अगर हम उसके पीछे जाएंगे भी तो नहीं पकड़ पाएंगे। तभी वो टर्न फेस कल्टिवेटर घबरा कर बोलता है कि हानली कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मार्कस नलांग अगर बच गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, हमने तो तुम्हारी बात मानकर ये सब किया था। तब वो व्हाइट क्लोथ ओल्ड मैन लाभ करते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, उसकी इंजरीज को देखकर तुम्हें क्या लगता है वो अपने मिड नेशन सोल के स्टेज को हासिल कर पाएगा। उसने ब्लड और वेटेलिटी दोनों यूज कर लिया है, अगर वो 100 साल भी रेस्ट करेगा तब भी अपनी वो पूरी पावर को वापस नहीं ला पाएगा। यह सुनकर सब थोड़ा रिलैक्स हुए। तब वो ओल्ड वुमन बोलती है कि अच्छा हुआ, जैसे उनके थोड़ा सुकून मिला। अगर वांग चेंग ने मुझे ब्लैक जेड लोटस और डेविल फ्लेम वैली के सीक्रेट का वादा नहीं दिया होता तो मैं भी कभी इतना रिस्क नहीं लेती। मिड नेशन सोल स्टेज के कल्टिवेटर से दुश्मनी लेना बेवकूफी होती है। टर्न फेस कल्टिवेटर भी सीज करते हुए बोलता है सच में डेविल फ्लेम वैली का सीक्रेट के लिए तो हमने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि फिलोदर्श ट्यून आप गोस्ट
घोस्ट प्रीसेट के एल्डर हैं। ओल्ड मैन यून कालमी तब जवाब देता है कि हाँ मैं घोस्ट प्रीसेट का हूँ, लेकिन सेट के कामों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता। बहुत कम लोग मुझे जानते हैं और हाँ मैं मार्कस नॉलान का पुराना दोस्त भी था। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो हेवन पीक सेट के लीडर से बात कर रहा है और राइचस दाओ को ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे मजबूरन उसके खिलाफ जाना ही पड़ा। मैं राइचस दाओ को इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होने दे सकता, इसलिए मुझे उससे डील करना ही था और ये सबसे अच्छा मौका था। यह सुनने के बाद और सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं और वो ओल्ड वुमन कहती है क्या मार्कस नॉलान के हेवन पीक के साथ कोई कनेक्शन है? फिलोदार्शियन तुमने मुझे ये पहली बात क्यों नहीं बताई? नहीं तो मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं देती। वह इस समय गुस्से से बहुत ज्यादा लाल हो जाती है। यह देखकर व्हाइट क्लोथ ओल्ड वुमन बोलता है कि मैंने मेंशन नहीं किया, तुम लोगों ने तो नोटिस ही नहीं किया। वैसे भी मार्कस नॉलान अभी तक हेवन पीक सेट को ज्वाइन नहीं किया है। अगर तुम्हें इतना ही टेंशन है तो तुम दोनों मेरे सेट को ज्वाइन कर लो, घोस्ट प्रीसेट सेट के एल्डर बन जाओ, फिर हेवन पीक सेट के लोग तुम्हें छोड़ने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। ओल्ड वुमन ने ठंडी आवाज से स्नॉट किया और बोला कि मेरी एज अब बहुत ज्यादा हो चुकी है, मैं किसी सेट को अब ज्वाइन नहीं करना चाहती। तब टॉनफेस्ट कल्ट्यूटर भी बोलता है कि मुझे भी अपनी आजादी बहुत पसंद है, मैं किसी सेट को नहीं ज्वाइन करूंगा। यह सुनकर वह व्हाइट क्लोथ ओल्ड मैन थोड़ा भी ध्यान नहीं देता। वह कहता है कि ये तो काफी अफसोस की बात है, अगर तुम दोनों मेरे घोस्ट प्रीसेट सेट को ज्वाइन कर लेते तो हमारा बहुत ज्यादा पावर भी बढ़ जाता और तुम लोगों को प्रोटेक्शन भी मिल जाता। खैर मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, बस मार्कस नॉलान यहाँ पर अगर मर जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। अब थोड़ा हेवन पीक सेट के साथ डील करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात ये भी है कि मेरी उससे 100 साल पुरानी दोस्ती थी और फिर भी उसने मुझे डेविल फ्लेम वैली के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। मुझे बस इतना पता था कि यहाँ एक सीक्रेट केव और रेसिडेंस है और उस केव में एक मैप है डेविल फ्लेम वैली का, जो कि मास्टर चांगकुन के द्वारा छोड़ा गया है। इसलिए जब हम उसे पकड़ेंगे दोबारा तो उसके नेशन सोल को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे सीधा। मैं पहले उस पर सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है, फिर उसे मारेंगे। वांग तिंगू थोड़ा टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है लेकिन अगर वो मैप जेड बॉक्स में निकला जो हानली लेकर भागा है तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तब वो ओल्ड वुमन कहता है कि इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। अगर ऐसा हुआ तो हम ये न्यूज फैला देंगे पूरे हेवनली साउथ में कि उसके बाद डेविल फ्लेम वैली का मैप है, जिसकी वजह से पूरे राजा साउथ डेविल डाउन में हंगामा मच जाएगा और सभी उसके पीछे पड़ जाएंगे। और उसका फायदा उठाकर उसी बीच अगर हम मार्कस नॉलान को पकड़ लेते हैं और हमें डेविल फ्लेम वैली की इन्फॉर्मेशन के बारे में और भी कुछ पता चल जाता है तो हम सभी से एक कदम आगे होंगे, भले सभी को उसके बारे में पता चल जाए, क्योंकि उस मार्कस नॉलान के पास डेविल फ्लेम वैली के मैप के अलावा उसके पास काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन और भी है। तब थोड़ी देर सोचने के बाद वांग तिंगू बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम वही करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें हानली से डील करने की कोशिश करना चाहिए, चाहे वो हमसे कितना भी नफरत क्यों न करता हो। दुनिया में ज्यादातर चीजें टेर की जा सकती हैं। ओल्ड मैन यह सुनकर मुस्कुराता हुआ कहता है कि सही कहा तुमने ब्रदर वांग, ये तो और भी अच्छा प्लान है। वैसे भी वो लड़का हानली सच में बहुत ज्यादा अजीब है। क्या वो तुम्हारे मार्शल नेफ्यू वांग की उम्र का है? उसकी बैटल पावर और कनिंग स्ट्रेटेजी को देखकर लगता है कि उसको हमसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो फिलोदार्शियन को एक ही सेकंड में हरा दिया। मुझे डाउट है कि मैं भी उसका सामना कर पाऊंगा। यह सुनने के बाद वांग तिंगू की आंखों में एक हल्की सी इरिटेशन आती है। वो कहता है कि मैंने वांगचन से पूछा था पहले उसके बारे में, उसने कहा था कि हानली एक पास्ट में येलो मैपल वैली का आर्म्स कल्टीवेटर था। वह उसमें सिर्फ फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट के स्टेज पर था, उसके बाद उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है और वो इतना जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया ये मेरे समझ से बाहर है। अगर उसने बीच में इंटरफेयर नहीं किया होता तो मैं इजिली उस मार्कस नॉलान को खत्म कर सकता था। फिर वांग तिंगू कहता है फिलहाल हम चलते हैं, फिलोदार्शियन को पहले फ्री करते हैं। उसकी कल्टीवेशन इतना ज्यादा है तो वो मरा नहीं होगा, बस फ्रोज हुआ होगा। और मुझे अपने नेफ्यू की भी चिंता हो रही है। जब हानली गया था तो उसने एक ब्लड रेड लाइट को छोड़ी थी जो मेरे डेविल ब्लड टेक्निक जैसी लग रही थी। पता नहीं चेनान ने उस अटैक को कितना ज्यादा हैंडल कर पाया है। तब वो व्हाइट क्लोथ ओल्ड मैन सिर लाकर कहता है कि ठीक है, अभी हमारे पास हानली या मार्कस नॉलान को ट्रैक करने का कोई भी तरीका नहीं है, तो चलो पहले फिलोदार्शियन और तुम्हारे मार्शल लीज की सिचुएशन को देख लेते हैं। और अगले ही मूवमेंट में सभी लोग उस माउंटेन के अंदर केव के अंदर वापस चले जाते हैं और सीधा सीन शिफ्ट होता है जेड पियर पवेलियन के अंदर। वहाँ पर उन्होंने यान रुयान को देखा जो वांगचन के पास खड़ी होती है, बेहोश पड़ा होता है और बिल्कुल मोशनलेस होता है। वांग तिंगू तुरंत घबराकर पूछता है कि क्या हुआ, चिनार के वाइटल पॉइंट पे चोट लगी है क्या? उसकी आवाज एकदम काम थी लेकिन अंदर से गुस्सा और टेंशन बहुत ज्यादा था। यह सुनकर यान रुयान थोड़ा एक्सेस एक्सप्रेशन के साथ बोलती है कि नहीं, लेकिन उसके पैर। वांग तिंगू तुरंत आगे बढ़ता है लेकिन उसका चेहरा एकदम बोल्ड हो जाता है, वो एकदम शॉक में चला जाता है। वांगचन के दोनों पैर घुटनों के नीचे से गायब हो चुके थे, शायद वो खुद ही भाग गए होंगे कि इस जोकर के साथ कौन ही रहना चाहेगा। वहाँ पर व्हाइट क्लोथ ओल्ड मैन बाकी लोग खड़े थे और उनके सामने था एक स्ट्रेन फेस कल्टीवेटर जिसकी पूरी बॉडी एक आइस से कवर थी। फिर वांग तिंगू उनके पास जाकर पूछता है क्या हुआ, तुम लोग उसे फ्री क्यों नहीं कर रहे हो? वो देखता है ओल्ड वुमन के चेहरे पर थोड़ा सा फियर होता है। वो बोलती है कि फ्री करें, लेकिन कैसे? ये आइस तो हमने जो सोचा था उससे कई गुना ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी टर्न फेस कल्टीवेटर बोलता है कि ब्रदर वांग या देखो, उसने एक फिश साइज जेड चंक को उठाया और उस स्ट्रेन फेस कल्टीवेटर की आइसी बॉडी पर फेंका और जैसे वो उससे टकराता है फ्लैश लाइट निकलती है और वो जेड भी इंस्टेंटली ब्लू आइस में बदल गया। और तुरंत फिर टर्न फेस कल्टीवेटर ने अपनी उंगली से व्हाइट ट्रू फायर को शूट किया, लेकिन जैसे वो ब्लू आइस से टकराती है फायर एक फ्लैश के साथ ही ऑब्जर्व हो जाता है। यह देखकर वांग तिंगू को महसूस होता है जैसे कि उसका पूरा खून जम चुका है। ये आइस कोई आम चीज नहीं थी। ओल्ड मैन ने थोड़ी ठंडी सांस ली और कहा ये ब्लू आइस बहुत ही ज्यादा विशियस है, लगता है कि फिलोदार्शियन का बॉडी अब मर चुका है, अब हमें उसके नेशन सोल को निकालना चाहिए और उसके लिए कोई और बॉडी ढूंढनी होगी। क्या उसने पहले कभी कोई और बॉडी पॉसेस की है? तो वो टर्न फेस कल्टीवेटर सुलेन वॉइस के साथ कहता है कि नहीं, ये उसका ओरिजिनल बॉडी था। तब वो व्हाइट क्लोथ ओल्ड मैन हेड को नोट करता और कहता है अच्छा है, चलो अब उसके नेशन सोल को बाहर निकालते हैं। जैसे ही उसने कहा स्ट्रेन फेस कल्टीवेटर के बॉडी से एक व्हाइट लाइट चमक उठी और मुफट के बैंक के साथ
उसका पूरा बॉडी आइस में बदल गया और आइस के अंदर से 1 इंच लंबा नेशन सोल दिखाई पड़ा, जो अपने हाथों में एक थंब साइज जेड को पकड़े हुए होता है और उसके छोटे से चेहरे पर इतना ज्यादा गुस्सा और पछतावा होता है कि पूछो मत। उसने अपने छोटे से मुंह को खोला और फायर रेड नेशन फ्लेम से उस जेड को जला दिया और फिर उसने अपने सिर को ऊपर उठाया और अपने आप को रेड व्हाइट फ्लेम में कवर करके बिना रुके ऊपर की तरफ चार्ज हो गया। ओल्ड मैन तुरंत चिल्लाता है कि रुको, लेकिन देर हो चुकी थी। वह नेशन सोल सीधा आइस के थ्रू निकलने की कोशिश करता है और उसके बाद जो होता है उसको देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे रेड व्हाइट फ्लेम आइस को टच करते ब्लू फायर में बदल गई। वे ब्लू फायर ने उसके रेड फ्लेम और नेशन सोल दोनों को कवर कर लिया। नेशन सोल की डेथली स्क्रीम हॉल में गूंज उठी और वो इधर उधर उड़ता रहा। फ्लेम बुझने की नाम नहीं ले रही थी। वे बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। 50 मिनट तक उड़ने के बाद उसके चिल्लाने का आवाज एकदम से गायब हो गया और वो रिफाइंड होकर एक छोटी सी लाइट बॉल में बदल गया, जो धीरे से फेड हो गया। यह देखकर सभी लोगों की एकदम फट चुकी होती है। मतलब साफ था कि वो फिलोदोस्ट अब मर चुका है पूरी तरह से। उसका बॉडी भी खत्म हो गया और उसका नेशन सोल भी खत्म हो गया। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। अब तुम लोग बताओ कि फर्स्ट गर्ल ने कितने ज्यादा टीजर लूटे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।